सड़क के किनारे लगभग 46 साल की उम्र की एक महिला शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती और फिर इधर उधर देखने लगती। उसने फ़ोन पर किसी से बात की और फिर इंतजार करने लगी। उस महिला से थोड़ी ही दूर पर खड़ी मनस्वी अपनी गाड़ी में बैठी ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी। मनस्वी की नज़र उस महिला पर पड़ी। उसे उस महिला की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि शायद उस महिला की तबीयत ठीक नहीं है। वो महिला बार बार अपने चेहरे को रूमाल से पोंछकर साफ कर रही थी। मनस्वी को लगा कि उसे उस महिला के पास जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। वो अकेली है, हो सकता है उन्हें मदद की जरूरत हो। ये सोचकर मनस्वी गाड़ी से बाहर निकल उस महिला की ओर चल पड़ी। मनस्वी के पहुंचने तक वो महिला चकरा कर गिरने ही वाली थी कि मनस्वी ने दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर तब तक वो महिला चकरा कर नीचे गिर गई। मनस्वी दौड़कर उनके पास गई और उन्हें पुकारने लगी, आंटी जी क्या हुआ आपको? मगर मनस्वी को कोई जवाब नहीं मिला। आंटी जी आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? वो महिला बेहोश हो चुकी थी। हे कान्हा जी, ये तो बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर उसने आसपास देखकर आवाज़ दी कि शायद कोई उनके साथ हो। सुनिए, इनके साथ कोई है क्या? ये बेहोश हो गई हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मगर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ हो। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं ही मिलती हूँ आपको ऐसे पंगों में फंसाने के लिए? तभी उसकी नज़र उस महिला के पास पड़े मोबाइल पर पड़ी, जो शायद गिरते वक्त उनके हाथ से गिर गया होगा। मनस्वी ने फ़ोन उठाकर सोचा, इनके फ़ोन से शायद कुछ मदद मिल सके, शायद कोई नंबर हो इसमें जिससे इनके घर वालों को इनके बारे में खबर की जा सके। मनस्वी ने फ़ोन चेक करने की कोशिश की, मगर फ़ोन में पासवर्ड लगा था, तो फ़ोन से भी कोई मदद नहीं मिली। ओह, फ़ोन पर तो पासवर्ड लगा है, अब मैं क्या करूं? ओह कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे तो अपने काम पर जाना है, मगर इन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हे कन्हैया जी, अब फंसाया है तो ये भी बता दीजिए कि अब मैं क्या करूं? फिर वो कुछ सोचने लगी, वैसे काम पर जाना किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना, और वैसे भी बैंक पहुंचने में अभी भी टाइम है, तो मैं इन्हें अस्पताल पहुंचाकर भी जा सकती हूँ, है ना कान्हा जी? ये ठीक रहेगा, इससे ये भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश, है ना? फिर मनस्वी एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस महिला को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। जो भी अस्पताल सबसे पहले नजर आया, मनस्वी उन्हें उस अस्पताल में ले गई और स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें अस्पताल के अंदर ले गई। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया, फिर उनका इलाज शुरू करने से पहले मनस्वी को एक फॉर्म भरने के लिए कहा, तो मनस्वी ने डॉक्टर को बताया कि वो उस महिला को नहीं जानती, वो तो उन्हें सड़क से उठाकर लाई हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि वो बिना फॉर्म भरे उनका इलाज नहीं कर सकते, वो उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। तो वह गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक फॉर्म ना भरने से आप इनका इलाज नहीं करेंगे? सिर्फ इस वजह से आप इन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? डॉक्टर देखो, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है, बिना फॉर्म फिल किए मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। रूल इज रूल। मैं आपकी बात समझती हूँ डॉक्टर साहब, मगर मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस वक्त इन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर वक्त पर इनका इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ कुछ गलत हो गया तो? डॉक्टर आई एम सॉरी, मगर मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर इलाज के दौरान इन्हें कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? और अगर आपके इलाज ना करने से इनकी जान चली गई तो क्या आप इनकी मौत की जिम्मेदारी लेंगे? डॉक्टर सुनो तुम, मैं नहीं, आप सुनिए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का काम होता है जिंदगी बचाना, इसीलिए लोगों ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है। मगर आप डॉक्टर होकर इन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे तो लोग डॉक्टर पर से भरोसा करना छोड़ देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थीं और इनके आसपास कोई भी नहीं था, तो मैं इन्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैं नहीं जानती कि ये कौन हैं और इन्हें क्या हुआ है। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज कीजिए ना। होश में आने के बाद ये आपको अपने बारे में बता ही देंगी। वैसे देखने में काफ़ी अच्छे घर की लगती हैं, आप इनका इलाज शुरू कीजिए, हो सकता है कोई इन्हें ढूंढते हुए आ जाए। मनस्वी की बात सुनकर डॉक्टर को सोच में पड़ गया।
डॉक्टर को सोच में पड़ा देख वह आगे बोली, जरा सोचिए डॉक्टर साहब, अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया तो इनके परिवार वाले आपके हॉस्पिटल पर केस भी कर सकते हैं कि आपकी लापरवाही से उनकी जान चली गई और उनकी तरफ से आपके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। हाँ, मनस्वी की बात का डॉक्टर पर असर हुआ। डॉक्टर, ठीक है, मैं इलाज शुरू करता हूँ, मगर पहले मुझे इनके सारे टेस्ट लेने होंगे। डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार हो गया। फिर डॉक्टर ने उस महिला का इलाज शुरू किया। उनके सारे टेस्ट लेकर दवाई लिखकर दवाई की पर्ची मनस्वी को देकर बोला, ये दवाई अर्जेंट है, जरा जल्दी ला कर दो। मगर उन्हें हुआ क्या है, वो बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर बोला, उनका बीपी ज़्यादा डाउन होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ तुम उन्हें वक्त पर यहाँ ले आई, अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, कहकर डॉक्टर चला गया। दवा की पर्ची लेकर मनस्वी जल्दी से दवाई लेने के लिए चली गई। वो कुछ सोचते हुए जा रही थी कि अब वो क्या करेगी कि तभी महिला के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। मनस्वी ने खुश होकर जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मम्मी कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन हैं? ये फ़ोन आपके पास कहाँ से आया? ये फ़ोन तो मेरी मम्मी का है, मैं उनका बेटा मृगांक बोल रहा हूँ। कहाँ है मम्मी? देखिए, आप उनके जो कोई भी हैं, आप जल्दी से यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल में क्यों? क्या हुआ है मेरी मम्मी को? आप जब यहाँ आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप जरा जल्दी आइए। फिर मनस्वी उनके बेटे के आने का इंतजार करने लगी। तभी नर्स ने आकर कहा कि दवाई जल्दी चाहिए ताकि जल्दी से उनका इलाज किया जा सके। अजीब उलझन में फंस गई थी मनस्वी। किसी की जिंदगी का सवाल था। अगर दवाई मिलने में देर हो गई तो मनस्वी की अब तक की सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। दवा की पर्ची लेकर मनस्वी हॉस्पिटल की फार्मेसी में गई और वहां से दवाइयां ले जाकर डॉक्टर को दे दी और फिर उस महिला का इलाज शुरू हो गया। मनस्वी के पास और वहां रुकने के लिए टाइम नहीं था, तो वो उस महिला के पास एक नर्स को छोड़कर खुद अपने ऑफिस के लिए चली गई। शाम को बैंक से वापस आते हुए मनस्वी सुबह वाली महिला की तबीयत के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि उस महिला को अब होश आ चुका है और वो अब ठीक है। खुश होकर मनस्वी उस महिला के पास गई और बोली, कान्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ठीक हैं, मुझे तो चिंता हो रही थी। मनस्वी को देखकर वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ, तुम शायद वही लड़की हो जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं भला कौन होती हूँ आपकी ज़िंदगी बचाने वाली? आपको कान्हा जी ने बचाया है। वो आपको बचाना चाहते थे, तभी तो मैं वहाँ पर थी। अगर मैं ना होती तो कोई और होता। मनस्वी उनके पास आकर बेड के पास रखा स्टूल खींचकर उस पर बैठ गई तो वो महिला उसे प्यार से देखते हुए बोली, जैसी तुम खुद प्यारी हो वैसी ही प्यारी प्यारी बातें करती हो। वैसे तुम चली कहाँ गई थी? मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता था मगर तुम थी ही नहीं। मुझे अपनी जॉब के लिए जाना था, इसीलिए चली गई थी। सॉरी, अगर जाना जरूरी ना होता तो मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाती। कोई बात नहीं, यहाँ डॉक्टर और नर्स थे ना, और फिर बाद में मेरा बेटा भी आ गया था। तुम क्या काम करती हो? जी मैं बैंक में काम करती हूँ। ओहो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम आज लेट हो गई होगी ना। अरे आंटी जी, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन मेरी वजह से तुम लेट हो गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? मैं तो रोज़ वक्त पर पहुंच ही जाती हूँ, मगर आज थोड़ा लेट हो गई। लेकिन अगर मैं उस वक्त उस हाल में आपको छोड़कर चली जाती और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली है। छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। आजकल कहाँ कोई किसी के लिए इतना करता है। मेरी वजह से तुम आज अपने ऑफिस लेट पहुंची, मगर इस बात का तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है। मनस्वी उस अनजान महिला के साथ बातें करने में मग्न थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने अपना फ़ोन देखा, फिर एकदम से खड़ी हो गई और बोली, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे रुको तो जरा, मेरा बेटा डॉक्टर से मिलने गया है, वो बस आता ही होगा
तो मुझसे मिलकर चली जाना। नहीं आंटी जी, मुझे थोड़ी जल्दी है, आपके बेटे से मैं फिर कभी मिल लूँगी। ओके आंटी जी, मैं चलती हूँ। बाय कहकर मनस्वी जल्दी जल्दी बाहर चली गई। वो औरत उसे आवाज़ें देती रही मगर वह नहीं रुकी। अजीब लड़की है, इतनी सारी बातें कर गई मगर अपना नाम पता कुछ भी बताकर नहीं गई। रास्ता छोड़िए, हटिए रास्ते से, आपको दिख नहीं रहा है क्या? दोनों हाथों से ट्रे पकड़े कब से खड़ी हूँ। भगवान ने भी न जाने कैसा पड़ोसी भेजा है। एक अनजान लड़की को घर के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ा देख मृगांक ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अब घूरिए मत, पड़ोसी हूँ आपकी, चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मम्मी ने जबरदस्ती भेजा है, उन्हें ही शौक है पड़ोसियों से रिश्ता निभाने का। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अजीब लड़की है ये, पहली बार कोई किसी से इस तरह बात करता है। मन ही मन सोचते हुए मृगांक ने किनारे हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मम्मी ने आप लोगों के लिए चाय और ये पोहा भेजा है। आप लोग आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटाइए, मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। वह जैसे धड़धड़ाती हुई आई थी वैसे ही बंद कॉटन के ऊपर चाय की ट्रे रखकर वापस जाने लगी। किसकी लड़की है ये? ना कुछ पूछा ना बताया और चुपचाप नाश्ता रखकर चली गई। पापा मम्मी से पूछ ही रहे थे कि वह आधे रास्ते से वापस आ गई। अरे आंटी, आप यहाँ, क्या आप ही यहाँ रहने के लिए आई हैं? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ? जी आंटी, मम्मी ने कहा था कि चुपचाप नाश्ता रखकर चली आना, अपना परिचय भी दे देना। और मैं हड़बड़ी में सब भूल भाल कर चली गई। मैं मनस्वी हूँ और हम बगल वाले घर में रहते हैं। आप लोगों के आने से मम्मी को बहुत खुशी है। बहुत दिनों से खाली पड़ा था ना ये घर, इसलिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे या खाली रहे। पर मम्मी रोज कहती थी कि कोई आ जाए इस घर में तो रौनक हो जाए। अब हो गई उनकी रौनक और मेरी मुसीबत। अब रोज वो मुझे कुछ ना कुछ देकर भेजा करेंगी यहाँ पर। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, मम्मी जैसी अच्छे पड़ोसी मिले हैं आप लोगों को। वह कहकर जोर से हंसी और चलती हूँ कहकर चली गई। लेकिन 2 ही पल बाद दरवाजे से ही फिर वापस आ गई और एक बड़े से कार्टन को हाथ से दबाते हुए पूछा, इस पर बैठ जाऊं? कुछ टूटने वाला सामान तो नहीं है अंदर? और वह उन लोगों के कुछ जवाब देने से पहले ही उस पर बैठते हुए बोली, होगा भी तो कौन सा मेरे भार से टूटने वाला है? मम्मी कहती हैं कि मुझसे भारी तो रुई के फाहे होंगे। आंटी जी, मैं यहाँ बैठ इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मम्मी ने मुझे कुछ और भी कहने को कहा था जो कि मैं भूल रही हूँ। अब वापस चली गई तो एक तो उनकी डांट खानी पड़ेगी, दूसरे दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए सोचा थोड़ी देर रुक ही जाऊं, शायद बात याद आ जाए। अरे आप लोगों ने चाय पीनी शुरू नहीं की अभी तक, ठंडी हो जाएगी, कहते हुए उसने कप उनकी तरफ बढ़ा दिए। देखिए, बैठने का फ़ायदा हुआ ना। बात याद आ गई मुझे, मम्मी ने कहा है कि आप लोगों से कह दूं कि आप लोग डिनर की चिंता ना करिएगा क्योंकि डिनर वे बनाकर भेज देंगी, मैं ही लेकर आऊँगी क्योंकि उनकी पार्सल गर्ल मैं ही हूँ। मैं तो मना कर रही थी, कह रही थी कि आसपास इतने सारे टिफ़िन सर्विस वाले रेस्टोरेंट हैं, उनके नंबर दे देती हूँ, मंगवा लेंगे आप लोग अपना खाना वहाँ से। पर वे माने तब ना, वे तो बस दूसरों के लिए कुछ करने का मौका ढूंढती रहती हैं। तो तुम भी तो कम नहीं हो बेटा, दूसरों की मदद करने में तो तुम भी पीछे नहीं रहती। उनकी बात सुनकर मृगांक के पापा बोले, माला क्या तुम पहले भी मनस्वी से मिल चुकी हो? उनकी बात सुनकर माला जी बोली, मैंने आपको बताया था ना कि सुबह जब मैं चक्कर आने से सड़क पर बेहोश हो गई थी तो एक लड़की ने मेरी बहुत मदद की थी। मनस्वी वही लड़की है। उनकी बात सुनकर मृगांक और उसके पापा ने भी उसे धन्यवाद कहा। उनकी बात सुनकर, क्या अंकल जी, आंटी जी बेहोश हो गई थीं और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मृगांक ने घड़ी पर निगाह डाली, पूरे 20 मिनट हो चुके थे मनस्वी को घर में आए, पर इस 20 मिनट में वह 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रही और ना ही मृगांक के मम्मी पापा को मौका दिया कि वे अपनी तरफ से भी कुछ और कह पूछ सकें। चाय चूंकि ठंडी हो चुकी थी इसलिए तीनों ने लंबे लंबे घूंट भरकर कप खाली कर दिया। कप नीचे रखते ही उसने झटपट कप उठाया और चलने को हुई।
कप मैं लेती जा रही हूँ, कटोरियाँ बाद में कभी ले जाऊँगी। कप यहाँ रहे तो आप लोग सामान इधर उधर करने में तोड़ देंगे तो हमारा तो सेट खराब हो जाएगा, इसलिए इसे तो ले ही जाऊंगी। इस बार वह गई तो तीनों ही फिर से इस उम्मीद से थोड़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे कि अभी फिर से वापस आती ही होगी। पर जब थोड़ी देर तक वापस नहीं आई तो हम तीनों के मुंह से एक साथ ही निकल पड़ा, बड़ी अजीब लड़की है। मृगांक का ट्रांसफर इलाहाबाद से कानपुर हुआ था। सुबह वह सामान आने से पहले ही अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पहुँच गया तो अपनी मम्मी को ग्रोसरी खरीदने के लिए छोड़कर पापा के साथ बैंक के लिए निकल गया, जहां उसकी मम्मी बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी। मम्मी पापा के साथ कानपुर में किराए पर लिए इस घर पर मृगांक का सामान ट्रक से उतरा ही था। तभी वह लड़की जिसने अपना नाम खुद ही मनस्वी बता दिया था आ पहुंची थी। वह चाहे कितनी भी अजीब रही हो पर उसके लाए चाय नाश्ते ने सबके थके शरीर में जान डाल दी और फिर वह अपनी मम्मी को आराम से बिठाकर स्फूर्ति के साथ सामान की सेटिंग में लग गए। टिंग टांग अपने ही मुंह से बेल की आवाज़ करती हुई 8 बजे वह फिर हाजिर थी। हाथ में 2 बड़े बड़े कैसरोल लेकर डिनर ले आई हूँ। राजमा और रोटियाँ हैं। मम्मी तो चावल बना रही थी पर मैंने ही कहा रोटियाँ बना दो, कहीं शुगर वुगर हुआ आप लोगों को तो दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी ही ठीक है, खाकर शुगर वाले भी खुश और बिना शुगर वाले भी खुश। अरे वाह, काफ़ी सामान लगा लिया आप लोगों ने इतनी ही देर में। कैसरोल पास की एक कुर्सी पर रखकर अब वह हमारे घर का घूम घूम कर निरीक्षण करने लगी थी। आंटी जी, अंकल जी, आप लोग ये कमरा लीजिएगा, बुजुर्ग लोगों के लिए ये कमरा ठीक रहेगा और आपके लिए वह कमरा ठीक रहेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कॉर्नर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम्हें वास्तु ज्ञान है क्या बेटा? मम्मी ने बहुत उत्साहित होकर पूछा। जी आंटी, थोड़ा बहुत, पर वास्तु की सलाह मैं उसे देती हूँ जो ज़बरदस्ती लेना चाहता है। खुद मैं ना उस पचड़े में पड़ती हूँ और ना ही किसी और को उलझाना चाहती हूँ। आप लोगों को ये सलाह मैं वास्तु के आधार पर नहीं, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखकर दे रही हूँ। उस कमरे की खिड़की पूरब दिशा की ओर खुलती है। सुबह सुबह की ताज़ी धूप और दिन भर की पूर्वी हवा आप लोगों के कमरे को तरोताज़ा रखेगी। और सबसे बड़ी बात, उस कमरे की एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती है। शाम को वहाँ खेलते बच्चों को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब आप सुबह शाम लोगों को पार्क में टहलते देखेंगे तो आप लोग भी रोज़ सैर करने निकलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और आपके कमरे की एक खिड़की गर्ल्स कॉलेज की तरफ खुलेगी। आपकी सुबह शाम भी अच्छे से कटेगी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा तो मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। पहली ही मुलाकात में कोई लड़की इतनी बेतकल्लुफ़ हो सकती है, ये मेरी तो सोच से परे था। हे भगवान, कैसी है ये लड़की। उसके जाते ही मैं मम्मी पर भड़क उठा। मम्मी, इससे और इसके घर वालों से दूर ही रहिएगा। आज का खाना नाश्ता ले लिया, बहुत हो गया। कल से कुछ भी लेकर आए तो उल्टे पाँव लौटा दीजिएगा और मुझे तो खासकर इन लोगों से दूर ही रहने दीजिएगा। अभी बता दे रहा हूँ, कल से अगर ये लड़की मेरे घर में आई तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊँगा। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मृगांक को शुरू से ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर ऐसे बिना मतलब बातें करने वाले और दूसरे के घरों में इंटरफेयर करने वाले लोगों से तो सख्त नफरत थी उसे। हालांकि उसकी मम्मी को उसका अनसोशल होना पसंद नहीं था, पर अब उन्होंने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था। शायद बेमन से ही सही, उसका स्वभाव अब बदलेगा नहीं, ये मान लिया था उन्होंने। मृगांक पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर 3 साल पहले नियुक्त हुआ था। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज रहा था। सपना तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का देखा था, पर 2 बार लिखित परीक्षा तक तो पहुंचा, पर इससे आगे सफलता ना पा सका। बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया तो उसे ही ज्वाइन कर लिया। बचपन में सब उसे जीनियस कहा करते थे। शायद इस वजह से उसके अंदर घमंड भर गया था। हर एक को अपने से कमतर आंकने की उसको आदत पड़ गई थी। दिन रात किताबों और कंप्यूटर में सिर गड़ाए वह दुनियादारी को एकदम फालतू का विषय मानता था। माला जी की चलती तो वे बहुत पहले ही अपने लिए बहू ले आई होती, लेकिन मृगांक को अपने लिए
कोई परफेक्ट मैच दिखता ही नहीं था। उसको तलाश थी ब्यूटी विद ब्रेन की, और वह भी एक ऐसी लड़की में जो सास ससुर की सेवा एक पैर पर खड़ी होकर कर सके। अब ईश्वर ने कोई इतना अनोखा पीस बनाया ही नहीं जो उसमें उस बेचारे की भी क्या गलती है। ये बात माला जी को समझ में ही नहीं आती थी, इसलिए शादी को लेकर वे गाहे बगाहे अपना गुस्सा मृगांक पर उतारती रहती थीं। दूसरे दिन सुबह पेपर वाले के बेल बजाने से सबकी नींद खुली। खाली पड़े घर में किसी के आ जाने का संकेत बाहर से पाकर उसने बेल बजा दी। सर, पेपर लगवाना है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण डाल जाया करो। कोई मैगजीन, हिंदी इंग्लिश कोई भी, सारी मैगजीन मंगवाती है हमारी एजेंसी। हाँ, मुझे हिंदी मैगजीन चाहिए, पर अगले महीने से। इस महीने तो सारा समय घर की सेटिंग में निकल जाएगा, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। हाथ में चाय का कप लिए पेपर वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आती हुई माला जी ने कहा, आंटी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बहुत सारी मैगजीन लेती हूँ। एक बार पढ़ने के बाद सब नई ही पड़ी रहती हैं। मैं दे जाया करूँगी आपको, आप ना लीजिएगा पेपर वाले से, बिना मतलब पैसे वेस्ट जाएंगे। बगल के घर से आवाज़ आई तो मृगांक और उसकी मम्मी ने एक साथ उधर देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी वही लड़की धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स करके गेट के बाहर करते हुए उनसे बात ही कर रही थी। वह शायद जल्दी में थी, इसलिए रुकी नहीं, केवल हाथ से बाइक का इशारा करती हुई निकल गई। ये तो मनुष्य ही थी ना, मम्मी बोली। लग तो उसके ही जैसी रही थी, पर ये उसकी बहन होगी, मृगांक ने कहा, क्योंकि इस लड़की और कल वाली लड़की का कोई मेल नहीं था। कहाँ वह बेसिर पैर की बात करने वाली बकबकी लड़की, और कहाँ कलफदार साड़ी में लिपटी आत्मविश्वास से भरी ये चुस्त दुरुस्त लड़की। पर वह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही होगी? माला जी ने ऐसे पूछा जैसे वह मृगांक को बताकर जा रही है। पर मृगांक का दिमाग तो यह निश्चित करने में लगा था कि ये कल वाली ही लड़की थी या उसकी बहन। शक्ल से तो कल वाली लड़की ही लग रही थी, पर जिस तरह से बात की है इसने, उससे तो यही लग रहा है कि ये वो लड़की नहीं हो सकती। खैर, कोई भी हो, मुझे क्या, सोचते हुए मृगांक तैयार होने के लिए अंदर आ गया। मृगांक को इंटरनेट का कनेक्शन लेना था। कौन सा कनेक्शन ले, ये जानने के लिए किसी पड़ोसी से जानकारी लेना जरूरी लग रहा था, इसलिए शाम को वह बार बार बाहर निकलकर देख रहा था कोई दिखे तो उससे पूछे। काफ़ी देर तक भी जब कोई नहीं दिखा तो उसने माला जी से कहा, बगल वाले घर में मनस्वी को ही आवाज़ देकर कहिए कि अपने भाई वगैरह किसी को भेजे तो मैं उनसे पूछ लूँ। माला जी की आवाज़ देने पर मनस्वी ही बाहर आई। जी आंटी, बेटा मृगांक को इंटरनेट कनेक्शन के लिए जानकारी लेनी थी, कोई हो तो भेजना जरा। यहाँ माला जी का मतलब किसी पुरुष को भेजने से था। आई तो हूँ मैं, इतनी लंबी चौड़ी, पूछिए क्या पूछना है। उसने माला जी की बात का जवाब उनके पीछे खड़े मृगांक को देखते हुए दिया और जोरदार ठहाके के साथ हंस पड़ी। पागल कहीं की, इसके साथ सिर खपाने से अच्छा है कल बैंक में पता कर लूंगा किसी से, सोचकर उसे इग्नोर करते हुए मृगांक अंदर जाने को मुड़ा। तब तक उसकी आवाज़ सुनाई दी, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ना? एयरटेल का ब्रॉडबैंड अच्छा है, 800 के प्लान में 50 Mbps की स्पीड और 1000 GB डाटा मिलता है, हमने यही लगवा रखा है। उसकी बात मृगांक ने सुन ली, पर बदले में उस पर ऐसी नज़र डाली कि उसको साफ साफ समझ में आ गया कि उसकी दी सलाह को उसने कोई तवज्जो नहीं दी है। हालांकि एक आध और लोगों से पता करने पर भी सबने एयरटेल को ही प्रेफर किया और मृगांक ने लगवाया भी वही। पर जब दूसरे दिन मनस्वी ने ये जानना चाहा कि उसने कनेक्शन ले लिया या नहीं, तो उसने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की और सभी लोगों ने भी एयरटेल को ही अच्छा बताया, तो मैंने वही लगवा लिया है। वह उसे जताना चाहता था कि केवल उसकी सलाह पर उसने विश्वास नहीं किया था। मृगांक के मम्मी पापा तो मनस्वी और उसकी मम्मी जैसी हेल्पफुल पड़ोसी पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। किसी नई जगह पर ऐसे पड़ोसी मिल जाएं तो वहां एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है, किसी भी समस्या का समाधान चटपट हो जाता है। सामान की सेटिंग हो जाए तो एक दिन उन लोगों को खाने पर बुला लेना। बहुत मदद की है इन लोगों ने हमारी, खाने पीने के बहाने एक दूसरे को और अच्छी तरह जान भी लेंगे और धन्यवाद भी कह लेंगे उन्हें। मृगांक के पापा ने उसकी मम्मी से कहा, बुलाना होगा
तो किसी वर्किंग डे में लंच पर बुला लीजिएगा ताकि मैं ना रहूं घर में। मृगांक ने उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, ऐसे लोगों को झेल पाना मेरे बस की बात नहीं है। चूंकि प्रस्ताव उसके पापा ने रखा था, इसलिए उसने अपने स्वर में भरकर संयम बरतते हुए कहा, अगर यही बात मम्मी ने कही होती तो उसका रिएक्ट करने का तरीका कुछ और ही होता। मृगांक बेटा, लोगों को इतना इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। पापा, मैं सबको तो इग्नोर नहीं करता, मगर उस लड़की से मुझे ना जाने क्यों प्रॉब्लम होती है। उसने अपना इम्प्रेशन ही ऐसा डाला है कि देखते ही गुस्सा आ जाता है। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में जिस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है, उससे ही बाद में हमें प्यार हो जाता है। बचकर ही रहना उससे। उसके पापा ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तो मम्मी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी। ऐसी ही लड़कियों से प्यार हो जाना होता मुझे तो अब तक बहू के लिए तरस ना रही होती आप। मृगांक अपनी मम्मी को घूरते हुए वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। नया शहर, नई ब्रांच, नए लोग, सबके साथ तालमेल बैठाने में दिन कैसे गुजर जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह कानपुर में ही रहने वाले मृगांक के दोस्त संकल्प का फोन आ गया। साले 10 दिन से ऊपर हो गए तुझे कानपुर आए, अभी मिलने की फुर्सत नहीं मिली तुझे। अरे यार, मिलता हूँ जल्दी ही किसी दिन। अभी तो घर और बैंक दोनों ही जगह व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। वह तो मैं समझ सकता हूँ यार, पर आज जैसा भी हो थोड़ा समय निकाल मेरे लिए, कुछ जरूरी काम है तुझसे। मैं 11 बजे के करीब तेरे बैंक आ रहा हूँ। 11 बजे संकल्प मृगांक के पास आया तो उसने थोड़ी देर के लिए मृगांक को अपने साथ स्टेट बैंक चलने की बात कही। यार, स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूँ। अब तक तो मैं अकेले चक्कर मार मार कर परेशान हो रहा था, पर अब तू आ गया है तो सोचा तुझे साथ लेकर चलूँ, शायद काम जल्दी हो जाए। बैंक वाला है तो बैंक वाले मेरी ना सही तेरी तो कद्र करेंगे। संकल्प मृगांक का बचपन का दोस्त था, इसलिए उसके लिए समय निकालना ही था उसे। स्टेट बैंक की ब्रांच भी पास में ही थी, इसलिए मृगांक अपने मैनेजर को बताकर थोड़ी देर के लिए संकल्प के साथ स्टेट बैंक चला गया। मृगांक ने अपना परिचय दिया तो उन्हें तुरंत ही बैंक मैनेजर से मिलने के लिए उनके केबिन में जाने दिया गया। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर बैठी लेडी को देखकर मृगांक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ की मैनेजर हैं। बोलने के बाद मृगांक ने अपने स्वर को तुरंत परखने की कोशिश की, कहीं उसके अंदर की तिरस्कार वाली भावना इस समय भी उसके शब्दों में तो नहीं झलक आई है। उस दिन वाली लड़की यानी मनस्वी बैंक मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की सलीके से बंधी साड़ी में वह गुलाबी गुलाब सी सुंदर लग रही थी। सादगी और सुंदरता का संगम थी। उसकी सुंदरता कोई भी देखे तो एक पल के लिए पलक झपकाना ही भूल जाए। आंखें इतनी मासूम थीं कि कोई उन आंखों में खो जाए। मृगांक एकटक उसे देखता रहा। ओ यू मिस्टर मृगांक, आई डिड नॉट नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग माई नेबर यू ऑल्सो आर ए बैंकर। वॉट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आई एम सो सॉरी। उस दिन के बाद से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान पाएं या बता पाएं। कहते हुए उसने उन्हें बैठने का आग्रह किया। उसकी आवाज़ से मृगांक की तंद्रा टूटी तो उसने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा लीं और यंत्रचालित सा सामने की कुर्सी पर बैठ गया। पर जिस रौब के साथ वह संकल्प के साथ वहां आया था, अचानक वह न जाने कहां गायब हो गया। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। संकल्प ने मनस्वी से अपने लोन के संबंध में क्या क्या बात की और कौन कौन से पेपर साइन किए, कब उनके सामने चाय आई और उन्होंने पीकर खत्म कर डाली, उसे कुछ जैसे याद ही नहीं रहा। चलें, कहते हुए जब संकल्प उठकर खड़ा हुआ तो मृगांक जैसे सोते से जागा। कभी घर पर आइए, कहते हुए मनस्वी ने सलीके से उन दोनों से हाथ मिलाकर उन्हें विदा किया। बैंक में हुई मुलाकात के बाद मनस्वी उसके वजूद पर छाने लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी वह उस पर से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। उसके गर्मजोशी भरे हथेलियों के स्पर्श को वह बार बार अपनी मुट्ठी बंद करके महसूस करने की कोशिश करने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना ही उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रही है। मृगांक को ऐसा लगता कि वह अपना कुछ गवा आया है वहाँ। उसकी आंखों के सामने बार बार मनस्वी की तस्वीर आने लगती। उसके कहे शब्द और आत्मविश्वास से लवरेज उसका चेहरा। उनसे बातें करते करते लगातार फाइलें साइन करना, लगातार बज रहे एक के बाद एक फ़ोन को रिसीव करना
और सधे शब्दों में कही उसकी बातें। बस अब वही सब कुछ दिन रात उसकी आंखों के सामने घूमा करता था। उसकी सादगी, उसका भोलापन मृगांक को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी आंखों में हरदम मनस्वी का चेहरा घूमने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसका चैन छिन गया है। जिस लड़की को वह कल तक पागल, बेवकूफ, झल्ली, न जाने क्या क्या संबोधन दिए जा रहा था, वह उससे योग्यता में 4 कदम आगे है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दिन रात अब उसका ही ध्यान क्यों आ रहा है मुझे? क्या जिससे पहली मुलाकात में नफरत करने लगा था, उससे दूसरी मुलाकात में मैं प्यार करने लगा हूँ? मृगांक बेहद बेचैन रहने लगा। ऐसा तो नहीं था कि उसने कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी, मगर उसकी नजरें आज तक किसी के चेहरे पर ऐसे ठहरी नहीं थीं। वो खुद पर हैरान था कि ऐसा क्यों है, क्यों उसका दिल मनस्वी की ओर खिंचा चला जा रहा है। आखिर क्यों वो उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाया था? इस तरह के कई सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे, जिनके जवाब वो खुद भी नहीं जानता था। अपने दिल का हाल कहे तो किससे? मृगांक पहले से भी ज्यादा अपने आप में सिमटने लगा था। मृगांक के मन में धीरे धीरे मनस्वी अपनी जगह बना रही थी, और यही बात मृगांक को काफी बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द था, जो उसे तड़पाने के साथ लुभा भी रहा था। अपने उसूलों का पाबंद और सख्त मिजाज मृगांक उस दिन के बाद पहले जैसा नहीं रह गया था। अब वो अपने आप में खोया हुआ सा रहने लगा था। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव को, इस एहसास को वो क्या नाम दे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मासूम सी लड़की को जबरदस्ती एक दिन उसके घर में घुस आई थी। घर के साथ कब वो चुपके से उसके दिल में छुप कर बैठ गई, ये खुद उसे भी पता नहीं चल सका। मृगांक को महसूस होने लगा था कि शायद वही वह ब्यूटी विद ब्रेन है, जिससे मिलाने के लिए भगवान ने मुझे इलाहाबाद से कानपुर भेजा है। मृगांक, तुझे एक बात बताऊंगी तो मेरी ही तरह तू भी हैरान रह जाएगा। एक दिन खाना खाते समय उसकी मम्मी ने उससे कहा। कौन सी बात? मनस्वी कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं है, वह तो स्टेट बैंक में मैनेजर है। आज ही उसकी मम्मी ने बताया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सुनकर। मैं तो यही समझती थी कि ये कॉलेज जाती होगी पढ़ने, देखने में तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है। माला जी ने बड़े ही उत्साह से बताया, पर मृगांक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर पूछ बैठी, क्या हुआ तुझे? आश्चर्य नहीं हो रहा सुनकर? नहीं, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ उससे बैंक में। मुझे पता है कि वह बैंक मैनेजर है। संकल्प के साथ लोन के सिलसिले में गया था उसके बैंक में। तो तूने हमें क्यों नहीं बताई ये बात? माला जी नाराज होते हुए बोली। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मिला हूँ। काम का इतना प्रेशर है आजकल कि आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा। मृगांक अपनी खिसियाहट छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह उससे बेहतर है और धीरे धीरे उसके दिल में उतर गई है। इस सच्चाई को वह अभी तक ठीक से पचा नहीं पाया था। चलो गनीमत है, अब कम से कम उसे अपने घर में आने देने लायक तो समझेगा तू। खामाखा इतनी अच्छी लड़की के लिए अपने मन में इमेज खराब किए बैठा था। पूछ लो इससे कि अगर ये लड़की इसे इस घर में आने के लायक लगे तो हम गाजे बाजे के साथ ले आएंगे उसे। उसके पापा हमेशा की तरह मजाकिया मूड में थे, पर मृगांक हर बार की तरह इस बार पापा के मजाक का कोई करारा जवाब नहीं दे पाया। उसके अंदर आए परिवर्तन के एहसास ने उसे खामोश रहने दिया था। मृगांक, अब तो तुझे मनस्वी और उसके परिवार वालों से कोई परेशानी नहीं है ना? तो कल संडे को उसे और उसकी मम्मी को लंच पर बुला लेते हैं। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी, एक छोटी सी थैंक्स गिविंग पार्टी तो देनी ही पड़ेगी उन लोगों को। माला जी ने कहा। ठीक है, बुला लीजिए, कहकर मृगांक ने अपनी सहज सहमति दे दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। किसी लड़की के कितने रूप हो सकते हैं, ये उस दिन मृगांक मनस्वी को देखकर सोच रहा था। आज न ही वह पहले दिन वाली अल्लड़, बेफिक्र, उच्छृंखल लड़की लग रही थी, और न ही बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी चुस्त सजग और कर्मठ अधिकारी, जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने एक घरेलू और जिम्मेदार बेटी सी माला जी के साथ किचन में लगी। मनस्वी उसे अपने सपनों की सजी जीवन संगिनी लग रही थी। कैसा जादू था उसका कि उसने चंद दिनों में ही मृगांक के अहंकार को छिन्न भिन्न कर पाषाण से इंसान बना दिया था।
उसके सपने मूर्त रूप लेने लगे थे। वह अपने आप को तौल रहा था कि उसे आई लव यू कहने की हिम्मत कर पाएगा कभी या नहीं। घर में उसकी उपस्थिति से मृगांक इस वक्त बहुत नर्वस हो रहा था। मदद के बहाने मनस्वी के पास जाना उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था, पर इससे पहले प्यार की खूबसूरत अनुभूति तो नहीं हुई थी उसे। और अंत में खुद को रोक न पाने की स्थिति में किचन से प्लेट लेकर आती उस अजीब लड़की के हाथ से प्लेट उसने आगे बढ़कर ले ली और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। उसका सानिध्य अच्छा लग रहा था। भाभी जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी और होनहार है। इसने तो पहले ही दिन अपनी प्यारी बातों से हम सबका दिल जीत लिया था। खाना शुरू होते ही माला जी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। अब तो आप लड़का भी देख रही होंगी इसकी शादी के लिए। अपनी मम्मी के मुंह से मनस्वी की शादी की बात सुनकर अचानक से मृगांक का गला सूख गया। गिलास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर उसने जल्दी से अपना गला तर किया। मनस्वी मेरी बेटी नहीं, बहू है, मेरे इकलौते बेटे समन्यु की विधवा। मृगांक के हाथ से गिलास झटके से छूटकर नीचे गिर गया। ओह, उसके मम्मी पापा के मुंह से एक साथ निकला। पता नहीं क्यों, मगर मृगांक को ऐसा लगा कि सुनकर मम्मी को भी अपने हाथ से कुछ छूटता सा लगा। आई एम सॉरी भाभी जी, दरअसल मनस्वी को देखकर हमें कभी ऐसा नहीं लगा। हम तो आज तक इसे आपकी बेटी ही समझते आए हैं। माला जी भी मनस्वी की सच्चाई जानकर हतप्रभ थीं। थोड़ी देर पहले तक का औपचारिक खुशी का वातावरण गमगीन हो गया। मनस्वी की सास की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उधर मनस्वी अपनी कुर्सी पर तटस्थ बैठी चम्मच से पुलाव के दानों को इधर से उधर करने लगी। पागल है ये, किसी को एहसास नहीं होने देना चाहती है अपने अंदर के दर्द का। वह गजल सुनी है ना आप लोगों ने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सोचती है बिना मतलब हंसती हंसाती रहेगी तो इसके अंदर के दर्द तक कोई झांक नहीं पाएगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख समझाती रहती हूँ इसे कि अपने बारे में सोच, पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, शादी कर ले दूसरी। पर इसे किसी की सुननी हो तब ना। वह तो बेटा होकर छोड़कर चला गया, पर ये बहू होकर नहीं जा रही मुझे छोड़कर। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कहती है क्या कमी है मेरी जिंदगी में? सब कुछ तो है मेरे पास सिवाय समन्यु के। समन्यु आपका प्रतिरूप थे, आपके रूप में ही मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ। आप खुश होती हैं तो ऐसा लगता है समन्यु मुस्कुरा रहे हैं। समन्यु की मुस्कुराहट से कैसे दूर जा सकती हूँ मैं? 2 साल पहले ही तो समन्यु की दुल्हन बनकर आई थी वह। कैसे सुंदर पल थे। मैंने अपनी एक सहेली के यहाँ शादी में देखा था मनु को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरनी सी चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में वह तितली जैसी मंडरा रही थी। जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैं तो इसे देखती ही रह गई। क्या देख रही है रमा? जब सहेली ने पूछा तो मैंने इशारे से पूछा, ये लड़की कौन है? अरे तुमने पहचाना नहीं? अपने राजन भाई साहब की बिटिया है मनस्वी। बहुत सुंदर और गुणों की खान है मनु। कभी किसी ने इसकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी होगी। मेरी सहेली अपनी ही रौ में बोले जा रही थी और मैं मन ही मन मनस्वी को अपनी बहू बनाने का निर्णय ले चुकी थी। जल्दी ही मनस्वी बहू बनकर हमारे घर आ गई। छोटा सा परिवार था हमारा, समन्यु, उसके पापा और मैं। मनस्वी बहुत प्यारी थी, जल्द ही परिवार में घुल मिल गई। समन्यु भी मनस्वी को पाकर बहुत खुश था। दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि वो दिन आ गया जब बारिश में बैग फिसलने से समन्यु का एक्सीडेंट हो गया। सिर में ऐसी चोट लगी कि फिर उठ ही नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़कर चला गया मेरा बेटा। ठीक से साल भर भी वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं भोग सकी मेरी बच्ची। समन्यु की मौत का मनस्वी को बहुत गहरा सदमा लगा। वो अपने होशो हवास खो बैठी। सुनहरे सपनों से भरी आंखें पथरा गई मेरी बच्ची की। ना किसी से कोई बात करना, ना ही किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया देती, ना हंसती ना रोती, बस किसी बुत की तरह बैठी एक तरफ देखती रहती। उसने समन्यु के गम को अपने दिल में ऐसे लगा लिया था जैसे वो उस गम से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हो। खुलकर जिंदगी जीने वाली एक जिंदा दिल लड़की जिंदगी से मुंह मोड़ चुकी थी। बेटे की मौत से टूट चुके समन्यु के पापा मनस्वी की हालत पर दिन रात तड़पते रहते। उस वक्त मैं चाहकर भी नहीं टूट सकी। मैं दोनों को बच्चों की तरह संभालने में लगी रही, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। समन्यु के पापा ने 13वीं के बाद जब सफ़ेद कपड़ों में मनस्वी को देखा
तो वे जड़ हो गए। उसी वक्त उन्हें भी दिल का दौरा पड़ गया। मनस्वी के सिर पर हाथ रख बस वो इतना ही कह पाए, मैं इस रूप में तुझे नहीं देख सकता बेटा, जा जाकर कोई और सूट पहन ले और एक छोटी सी बिंदी भी। और इतना कहकर वह भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। अपने पापा के चले जाने से उसका बचा हुआ सब्र भी जाता रहा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने से पति और ससुर समान पिता को खो देने का दर्द जैसे बह निकला। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। जो जख्म वक्त देता है उन्हें वक्त भरता भी है। जीने के लिए दोहरा चरित्र ओढ़ लिया मेरी बच्ची ने। अंदर गम का दरिया बह रहा है, पर ऊपर से ऐसा दिखाती है जैसे इससे ज्यादा खुश मस्त बेफिक्र और कोई है ही नहीं। मुझे खुश रखने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयत्न करती रहती है। जब अकेली होती तब तड़पते और रोते हुए मैंने कई बार उसे देखा है। मेरे सामने सदा हंसती मुस्कुराती रहती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, पर समझकर भी मैं अकेले में आंसू बहाने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अपनी फूल सी बहू के लिए आंसुओं में लिपटे उनके एक एक शब्द मृगांक के कानों में गरम शीशा उड़ेल रहे थे। उसका वहां और बैठे रह पाना मुश्किल हो रहा था। आंखें आंसुओं को अंदर ही रोकने के प्रयास में लाल हो गई थीं। वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसे कदम कदम पर मात देने के लिए इस अजीब सी लड़की ने उसके जीवन में प्रवेश किया है। उसका वहां दम तेजी से घुटने लगा था। एक्सक्यूज मी कहता हुआ वह वहां से उठकर बाहर खुली हवा में निकल आया। अंदर रोके हुए आंसू आकर आंखों में इकट्ठा हो गए। पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में प्यार जैसी कोमल भावना का एहसास किया था उसने। वह खूबसूरत एहसास अभी तन मन में अपनी सुगंध बिखेरने को बड़ा ही था कि ऐसी क्रूर सच्चाई का थपेड़ा पड़ गया। अब उसके आंसू उसकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। उसे उन्हें छिपाने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उनका बहना भी बहुत जरूरी था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। शायद बादल उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश की बूंदों में आंसुओं को बेखौफ बहने की इजाजत देकर वह लक्ष्य विहीन सा सड़क पर चलने लगा। दोपहर को घर से निकला मृगांक यूं ही सड़कों पर अपनी सोच में गुम भटकता रहा। शाम को जब तक वह घर वापस आया तब तक मनस्वी और उसकी मम्मी जा चुके थे। वह अपनी मम्मी को आराम करने के लिए बोलकर अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन सुकून उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। उसके सामने बार बार मनस्वी का चेहरा घूमने लगा। उसने अक्सर ये महसूस किया था कि मनस्वी अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा रही है। कभी कभी वो बात करते अक्सर उदास हो जाती और भीगी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करती। कई बार मृगांक ने उसे अकेले में आंसू बहाते देखा था, फिर भी जब कभी वो उसके सामने पड़ती तो मुस्कुराहट का नकाब ओढ़े रहती। ये बात मृगांक के मन को बेचैन कर जाती और वो अक्सर यही सोचता कि मनस्वी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी की क्या वजह है। कोई तो दर्द है उसके जीवन में जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा है। उसे देखकर हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे वो अपनी जिंदगी की कोई बेशकीमती चीज खो चुकी है और उसे खोने का दर्द उसे हर वक्त तड़पा रहा है। लेकिन उसकी इस तड़प और दर्द का कारण ये निकलेगा, ऐसा तो उसने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मृगांक अपने में ही उलझा रहता। उसके मम्मी पापा काम का प्रेशर मानकर उससे कुछ नहीं कहते थे। अब वह पहले से ज़्यादा चुप और गुमसुम रहने लगा था। वह अपनी हालत से परेशान हो गया था। उसने मनस्वी का ख्याल छोड़कर अपना दिमाग अपने काम पर लगाने का फैसला कर लिया। पड़ोसी होने की वजह से अक्सर ही उसका सामना मनस्वी से हो जाता था, या कभी कभी घर में भी उसकी मम्मी से बातें करते हुए दिखाई दे जाती। मगर मृगांक उससे बात करना चाहकर भी इग्नोर करके चला जाता। एक दिन शाम के समय मनस्वी तेज तेज चलते हुए मॉल के अंदर की ओर जा रही थी। तभी उस मॉल से बाहर आता हुआ मृगांक उससे टकरा गया। मनस्वी को देखकर न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। तुम फिर से, आज तो तुम मुझे बता ही दो। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तुम बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने आ ही जाती हो। कहीं तुम मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रही, मुझ पर नज़र तो नहीं रख रही हो तुम। मनस्वी ने मृगांक को देखा और फिर नज़र झुकाकर सॉरी कहकर चुपचाप आगे बढ़ गई। मृगांक को मनस्वी की ये खामोशी बड़ी अजीब लगी। बात बात पर लड़ने वाली, उसकी हर बात का उल्टा जवाब देने वाली लड़की आज इतनी खामोश क्यों है? और आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी।
फिर भी उसने चुपचाप सॉरी बोल दिया। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई उल्टा जवाब। फिर मयंक को उस दिन उसके घर होने वाली बातें याद आ गईं। उस दिन भी आंटी की बातों को सुनकर ये कितनी खामोश हो गई, और आज फिर से ये इतनी चुप क्यों है। सुनो, रुको जरा। अचानक मृगांक ने मनस्वी को रोका, तो मनस्वी ने रुककर पलटकर मृगांक को हैरान नजरों से देखा। मृगांक मनस्वी के पास आ गया। मनस्वी की उदास आंखें देखकर मृगांक को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। इससे पहले जब भी वो उसके सामने आई थी, उसकी आंखों में उसने शरारत देखी थी। हमेशा उसके होठों पर मुस्कान देखी थी। उसकी शरारती आंखों में एक चमक होती थी, मगर आज ना वो मुस्कुराहट है, ना आंखों में वो चमक है, और ना वो शरारत। उसकी आंखों की ये उदासी न जाने क्यों मृगांक के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। तुम इतनी उदास क्यों हो? मृगांक ने जानबूझकर उसे छेड़ा। मनस्वी ने हैरान नजरों से मृगांक की तरफ देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो जब भी मुझे मिली हो हमेशा पटर पटर बोलती, लड़ने को तैयार रहती हो। वैसे तुम्हारा ये रूप तो मुझे बैंक टाइम मिलने से भी अच्छा लगा। ना कोई उल्टा जवाब, ना कोई झगड़ा, और आज तो बिना किसी बहस के सॉरी भी बोल दिया। मनस्वी मृगांक की किसी बात का जवाब दिए बिना पलटकर जाने लगी, तो मृगांक ने उसे फिर से रोका। मुझे जाने दीजिए, मुझे घर पर जाने के लिए देर हो रही है। चली जाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मृगांक खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मनस्वी ने सवालिया नजरों से मृगांक की तरफ देखा। वो वैसे तो मुझे तुम्हारा वो पहले वाला बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर आज तुम्हें ऐसे देखकर लगता है कि इससे तो तुम्हारा पहले वाला रूप ही बेहतर था। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी चुप क्यों हो? वह उसके दिल का दर्द बाहर लाना चाहता था। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं, वो इससे पहले तुम जब भी मुझसे मिली हो तो इतना ज़्यादा बोलते हुए मिली हो कि तुम्हारे बोलने से मुझे चिढ़ होती थी। इसलिए आज तुम्हें चुप देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक तुम इतनी कैसे बदल गईं? सब दिन एक समान नहीं होते। न जाने कब किस दिन किसी की जिंदगी बदल गई हो, कौन जाने। इतना कहकर मनस्वी वहां से पार्किंग की तरफ चली गई। मृगांक सोचने लगा कि मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ। सी इज़ नॉट डिजर्विंग, वो इस लायक ही नहीं है कि मैं उसकी फिक्र करूं। मृगांक को घर आकर पता चला कि आज मनस्वी के पति समन्यु की बरसी की पूजा है। मृगांक कितना सुनकर शॉक्ड रह गया, और उसके दिमाग में एकदम से ही मनस्वी का आज का व्यवहार और उसका उदास चेहरा घूमने लगा। एक दिन जब मृगांक बैंक में था तो उसके पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो वो जल्दी से अपना काम छोड़कर घर पहुंचा। मम्मी मम्मी पुकारता हुआ मयंक अपनी मम्मी के कमरे में पहुंचा, जहां उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी और पास ही बैठे डॉक्टर कुछ लिख रहे थे। वहीं बेड के पास ही उसके पापा खड़े हुए थे। मृगांक को देखकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तू आ गया बेटा। माँ, क्या हुआ है आपको? अचानक आपकी तबीयत खराब कैसे हो गई? सुबह तो ठीक थी आप। मृगांक पलंग पर उनके पास आकर बैठ गया तो वे उठकर बैठने लगीं, तो मृगांक ने उनकी उठने में मदद की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो चुप ही रहिए, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं आप। मृगांक ने उन्हें गुस्सा दिखाकर कहा। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप बताइए क्या हुआ है इन्हें? भाभी जी, मृगांक बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है कि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। इस तरह बार बार तबीयत का बिगड़ना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप भी इसके साथ मिल गए? नहीं, एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे जो नज़र आया वही कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? बीपी ज़्यादा कम होने की वजह से बेहोश हो गई थी। मॉम, आप फिर से बेहोश हो गई थी। मृगांक घबराकर अपनी माँ के गले लग गया, तो माला जी उसे सांत्वना देते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है मृगांक, देखो तुम्हारे सामने मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मृगांक माँ से अलग होकर पास खड़े अपने पापा से नाराजगी भरे लहजे में बोला, आप कहाँ थे पापा? माँ का ख्याल रखने का जिम्मा तो आपने ले रखा है ना, तो फिर मम्मी बेहोश कैसे हो गईं? मृगांक, तुम्हें तो बस मौका चाहिए किसी पर भड़कने का। मैंने कहा ना मैं अब ठीक हूँ। आपको पता है ना मम्मी, आपको कुछ भी होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है।
डॉक्टर ये बार बार मम्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीपी का कम होना, बार बार बेहोश होना, ऐसा क्यों है? ये सब स्ट्रेस की वजह से है। भाभी को ज़रूर कोई टेंशन है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। मॉम, आपको कोई टेंशन है? और अगर है भी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप जानती हैं ना, स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर टेंशन किस बात का है आपको? मेरा टेंशन तो भली भांति जानता है, बस जानबूझकर अनजान बन रहा है। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इसे खुशी नहीं, अकेलापन कहते हैं। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? तेरा ये अकेलापन और तेरी वीरान जिंदगी ही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे बोली, डॉक्टर साहब, अब आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मेरी तो एक सुनता नहीं। आप ही इससे कहिए कि ये शादी के लिए मान जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। भाभी, अब ये तो माँ और बेटे के बीच की बात है, इसमें आप मुझे नहीं घसीटें तो बेहतर है। वैसे मृगांक खुद ही इतना समझदार है कि किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी दवाई लिख दी है, इन्हें वक्त पर खा लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। और मृगांक, तुम जरा मेरे साथ आना। कमरे से बाहर आकर डॉक्टर मृगांक से थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, मृगांक, तुम्हें अपनी माँ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम पर काम का ज़्यादा बोझ है, मगर माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। भाभी ठीक नहीं है। ये बीपी का इतना ज़्यादा गिरना, बार बार बेहोश होना, धड़कन का बढ़ जाना, ये सब ठीक नहीं है। तो फिर अंकल, आप सोच क्या रहे हैं? आप उनका ठीक से इलाज कीजिए ना। उनकी दवाई चेंज करके देखिए। ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए। आप कहें तो मैं कल ही उन्हें हॉस्पिटल ले आता हूँ। दवाई जितना काम कर सकती है वो कर रही है, मगर उनका असली इलाज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कैसे? देखो मृगांक, इस वक्त भाभी की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें उनका इतना स्ट्रेस उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना कि उनका दिल कितना कमज़ोर है। ऐसी हालत में थोड़ा सा भी मेंटली स्ट्रेस उनकी हालत को और बिगाड़ सकता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि कोई उनके पास ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ वो अपनी बातें कह सकें, अपने दिल का हाल कह सकें। साथ ही साथ तुम जानते ही हो कि ज़्यादा वर्कलोड भी उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर इस बार उन्हें अटैक आया तो शायद वो सह ना पाएँ। बाकी तुम खुद समझदार हो, मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें कोई भी चिंता या सदमा ना लगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में उनका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर तो कहकर चला गया, मगर मृगांक अपनी मम्मी के लिए फिक्रमंद हो गया। वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला गया और बोला, मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे मैंने क्या किया? डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जो तुम इतना परेशान हो गए? मॉम, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। अगर अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे और पापा के बारे में तो सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपके सिवा और हम लोगों का है ही कौन? यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझे संभालेगा? कौन तेरा ख्याल रखेगा? तू अकेला ना रहे, इसीलिए तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए माम, आपको कुछ नहीं होगा। जो दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है, हम चाहें भी तो इसे झुटला नहीं सकते। मॉम प्लीज़, मैं अपने जीते जी तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा देखना चाहती हूँ जो तुझसे प्यार करे, तेरी फिक्र करे, तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मॉम, आप ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ? मैं अकेला बहुत खुश हूँ। ऐसा तुझे लगता है, मगर ऐसा है नहीं। तुझे बस अकेला रहने की आदत पड़ गई है। मॉम, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इस वक्त बात आपकी सेहत की हो रही है। मेरी सेहत की तू फिक्र ना कर, सब झूठे दिखावे हैं तेरे। अगर तुझे इतनी ही चिंता होती मेरी तो तू मेरी बात मान लेता। मॉम, अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। आप जानती हैं मॉम, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता? हाँ जानती हूँ, मगर ये क्या बात हुई बेटा? कोई तो ऐसी लड़की होगी जो तेरी उम्मीदों पर खरी उतरती होगी, जो तुम्हें पसंद आएगी। और अकेले पूरी ज़िंदगी कैसे बिताओगे? ढलती उम्र में सभी को साथी की ज़रूरत होती है। अपनी मम्मी की बातें सुनकर
मृगांक की नज़रों के सामने फिर से एक बार मनस्वी का भोला सा मगर मुरझाया हुआ चेहरा आ गया। ऐसी बात नहीं है मॉम, बस मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बस मृगांक, बहुत हो गया, अब इन बातों के पीछे भागना छोड़ दे। दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है। मृगांक, तेरी आदतों ने तुझे इतना कठोर बना दिया है कि अब तुझे अपनी माँ की इच्छा की भी परवाह नहीं रही। प्लीज मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है तू। मैं, जिसने तुझे जिंदगी दी, तुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगा है। जिस माँ ने तुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए तुमने क्या किया? क्या तेरी जिद तेरी माँ से बढ़कर हो गई? आप जानती हैं मॉम कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो फिर मेरी ये बात मान ले बेटा। मुझे यकीन है मृगांक कि भगवान ने तेरे लिए जरूर किसी को बनाया होगा जो सिर्फ तेरे लिए ही होगी, जो तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम, आपसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है। वो करेगी जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, तुझे बस उसे पहचानना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके भगवान ने मेरे लिए किसे बनाया है? तेरा दिल खुद से तुझे बताएगा जिस दिन वो तेरी जिंदगी में आएगी। मृगांक फिर से मनस्वी के ख्यालों में खो गया। तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, बस तू अपने इन बंद दिल के दरवाजों को खोल दे, फिर देख तेरी जिंदगी में कैसे बहारें आती हैं। मृगांक, इससे पहले कि जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे बेटा। मुझे मेरी बहू ला दे, फिर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। मॉम, अपनी मम्मी की बात सुनकर और उनकी सेहत का ख्याल करके मृगांक अपने मन में सोचने लगा कि इस समय मॉम की सबसे बड़ी चिंता मेरी शादी को लेकर है और इस कंडीशन में उनके लिए स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ तो वो खुश हो जाएंगी और मेरी शादी की टेंशन लेना छोड़ देंगी। तो अभी के लिए मैं शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ, फिर बाद में सोच लूँगा कि आगे क्या करना है। फिर मृगांक माला जी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोला, ठीक है मॉम, अगर आपकी चिंता मेरी शादी को लेकर ही है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। शादी के लिए मृगांक की हाँ सुनकर माला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी से झूम उठी वो तो। मृगांक उन्हें शांत करते हुए बोला, कूल डाउन मॉम, इतनी एक्साइटमेंट आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मृगांक, तूने शादी के लिए हाँ बोलकर मेरी आधी बीमारी दूर कर दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी है। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर मयंक के पापा चुपचाप खड़े बस मुस्कुरा रहे थे। मॉम, शादी के लिए हाँ की है तो इसका मतलब ये नहीं है कल ही शादी कर लूँगा। पहले लड़की देखूंगा, उसे पसंद करूँगा, फिर उसे थोड़ा जानूंगा, उसे समझूंगा, फिर जाकर कहीं शादी करूँगा। और हाँ, शादी के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूँगा। ये सुनकर उसकी मम्मी ने बुरा सा मुँह बना लिया और मृगांक प्यार से मुस्कुराकर बोला, शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे वो आपकी फ़ोटो वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए। शादी मुझे करनी है तो लड़की भी मैं खुद ही देखूँगा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे मुझे, तेरी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस वो अंग्रेजी टाइप की बहू नहीं चाहिए जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुझे हाय हेलो करती फिरेगी। मॉम, अगर आपको बहू चाहिए तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अच्छा, चल ठीक है, ले आ, जैसी बहू लाना चाहता है। जिंदगी तुझे बितानी है तो जैसे तू चाहे, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि तू शादी के लिए मान गया है। माला जी ने खुश होकर मृगांक को गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद मृगांक के मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। मृगांक ने एक होटल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। वह अपने माता पिता की शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहता था और इस काम में मनस्वी ने उसकी बहुत सहायता भी की, क्योंकि मृगांक उस शहर में नया था और मनस्वी काफ़ी समय से वहाँ रहती थी। पार्टी की तैयारियों के दौरान मृगांक ने काफ़ी समय मनस्वी के साथ बिताया था। मनस्वी की समझदारी और उसके सुंदर व्यवहार से मृगांक धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। मृगांक ने जब अपने मम्मी पापा को पार्टी के विषय में बताया तो वो भी जानकर हैरत में पड़ गए, लेकिन खुश भी बहुत हुए। शाम को सभी को जल्दी तैयार कराकर वह मम्मी पापा और मनस्वी की मम्मी को पार्टी वेन्यू पर लेकर पहुंच गया। जब वह उन लोगों को लेकर गया था तब तक मनस्वी ऑफिस से घर नहीं आई थी, इसलिए कुछ देर बाद
मनस्वी की मम्मी ने मृगांक से कहा कि वह किसी को मनस्वी को लाने के लिए भेज दे। मृगांक मनस्वी को पार्टी में अपने साथ ले जाने खुद आया। तब तक मनस्वी भी ऑफिस से घर आकर तैयार हो गई थी। मनस्वी तैयार होकर जब मृगांक के सामने आई तो कुछ देर तक वो उसे देखता ही रह गया। गहरे नीले रंग की साड़ी में मनस्वी का रूप और भी निखर गया था। मृगांक को अपनी ओर ऐसा देखता पाकर मनस्वी कुछ सकुचासी गई। मृगांक जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इससे पहले मैंने आपको ऐसे कभी नहीं देखा। जी, वो माँ ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार होकर आना। अच्छा किया। देखना, आज पार्टी में सबकी निगाहें आप पर ही होंगी। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप अपने बाल खुले छोड़ देंगी तो और भी हसीन लगेंगी। मृगांक अपने दिल की बात को होठों पर आने से रोक नहीं पाया। अच्छा तो ठीक है, मैं बाल खोल देती हूँ। फिर मनस्वी ने अपने बालों में लगा क्लिप खोल दिया। लीजिए, अब ठीक है। लगता नहीं है कि आज पार्टी से कोई सही सलामत वापस जा पाएगा। क्या मतलब? सब आपके हुस्न के शिकार हो जाएंगे। मृगांक की बात पर मनस्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मृगांक फिर से एक बार उसकी हंसी में खो गया। मृगांक जी, कहाँ खो गए आप? चलिए, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। मृगांक एकदम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, तो चलें, बैठो गाड़ी में। फिर मनस्वी मृगांक के साथ वाली सीट पर बैठ गई और मृगांक ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए मृगांक मनस्वी से बोला, मनस्वी जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं म्यूजिक ऑन कर लूं। भला मुझे क्यों ऐतराज होगा? म्यूजिक तो सबको अच्छा लगता है। मृगांक ने अपना मनपसंद गाना लगा दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसका एक एक शब्द प्यार से भरा है, जो सीधा दिल में उतरता है। जिसने भी इसे लिखा है, दिल से लिखा है। मृगांक जी, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो पूछिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपने इस गाने में प्यार की गहराई को जैसे समझा है, वो कोई प्यार करने वाला ही समझ सकता है। दिल में छुपी भावनाओं को कितना अच्छे से समझ लेती हो आप। मतलब मेरा अंदाज़ा सही है ना? काफ़ी हद तक। मतलब मेरा दिल तो उसे चाहता है, मगर उसके दिल में क्या है मैं नहीं जानता। मतलब आपने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई? क्यों भला? बस ऐसे ही मौका नहीं मिला। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाओ और आपकी चाहत कोई और ले जाए। घबराइए मत, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वाह, ये हुई ना सच्चे आशिकों वाली बात। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप भी किसी से प्यार कर सकते हैं। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? खुशनसीब वो है या मैं? ये तो मैं नहीं जानता। मगर हाँ, जब से मैं उससे मिला हूँ तब से उसके सिवाय कुछ और सोचता ही नहीं। जी, जब हमें किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है। सारी दुनिया एकदम से बदल जाती है। दिल जिसे चाहता है हर वक्त बस उसी का ख्याल रहता है। कहते हुए मनस्वी की आंखों में समन्यु का चेहरा घूम गया और वो अपने ख्यालों में खो गई। तो मनस्वी जी, कहाँ खो गई हैं आप? हाँ, नहीं, कहीं नहीं, हमारी मंजिल आ गई। अरे इतनी जल्दी? बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र जल्दी कट जाता है। मगर मृगांक जी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप किससे प्यार करते हैं। ज़रूर बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? मगर फिर कभी। अभी हमें पार्टी में जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मृगांक की गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रुक गई। गाड़ी रोककर मृगांक गाड़ी से उतर गया। फिर मनस्वी की साइड का दरवाज़ा खोलकर बोला, आइए मैडम, बंदा आपका स्वागत करता है। थैंक यू। मृगांक की बात से मनस्वी हंसते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाने लगे। गेट के दरबान ने दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत किया। मृगांक दरबान को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर बोला, गाड़ी पार्क करवा देना। फिर वो दोनों होटल के अंदर पार्टी में चले गए, जहां सब लोग मृगांक का ही इंतजार कर रहे थे। मृगांक को आता देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनमें मृगांक के कुछ दोस्त भी थे, जो मृगांक के साथ मनस्वी को देखकर उस पर टिप्पणी करने लगे। क्या बात है भाई, जिसके मम्मी पापा की पार्टी है वो खुद देर से आ रहे हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, कुछ काम आ गया था। उनमें से एक मनस्वी की तरफ इशारा करके बोला, क्या हमें नहीं मिलवाओगे इनसे? अरे क्यों नहीं,
ये है मेरी पड़ोसी और दोस्त मनस्वी वर्मा। फिर मृगांक ने उन सबका मनस्वी से परिचय करवाया। मनस्वी ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। फिर वो अपनी मम्मी के पास चली गई। उसके जाने के बाद मृगांक का एक दोस्त बोला, भाई इतनी खूबसूरत दोस्त अगर साथ हो तो देर तो हो ही जाती है। व्हाट यू मीन? अब दोस्तों से क्या छुपाना। वैसे मृगांक तुम्हारी चॉइस है कमाल की। अगर ऐसी खूबसूरत दोस्त और पड़ोसन हमें भी मिल जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाए। खबरदार, अगर उसके बारे में एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया तो। वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। वो एक सीधी सादी और शरीफ लड़की है। उसे लेकर तुम लोगों के दिमाग में अगर कुछ उल्टा सीधा है तो निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनने के बाद मृगांक अपने मन में सोचने लगा, मुझे जल्दी ही मनस्वी से अपने दिल की बात करनी होगी, वरना ऐसे लोगों की बातें उसके दिल में कोई गलतफहमी पैदा ना कर दें। फिर वो मनस्वी जो एक तरफ अकेली खड़ी थी उसके पास आकर बोला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? पार्टी एंजॉय नहीं कर रही क्या? पार्टी अच्छी नहीं लगी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पार्टी तो बहुत अच्छी है। तो फिर इस तरह एक तरफ चुपचाप क्यों खड़ी हो? जानता हूँ कि कुछ लोग को छोड़कर बाकी सब तो तुम्हारे लिए अनजाने ही हैं। जी मैं सबसे मिल चुकी हूँ, मगर आज सब अपने में ही गुम हैं। किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। सब अपने अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा पार्टी में? जी मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अगर साथ में कोई हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जी आप, मगर आपके साथ कैसे? आप भूल रही हो मनस्वी, हम दोस्त भी हैं। दोस्त? मगर हम दोस्त कब बने? इस बारे में हमारी कोई बात हुई हो? मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। हम कह तो आप सही रही, पहले ना सही, अब दोस्ती कर लेते हैं। आखिर हम पड़ोसी भी तो हैं और हमारा प्रोफेशन भी एक है। मनस्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर मृगांक ने एक वेटर को बुलाकर एक कोल्ड ड्रिंक मनस्वी को पकड़ा दी। ये हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए। मनस्वी कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगी कि तभी उसकी नज़र मृगांक के हाथ में पकड़े बिस्की के गिलास पर गई। तो वो गिलास को देखकर बोली, मृगांक जी आप शराब भी पीते हैं? हाँ, वो कभी कभी पार्टी वगैरह में थोड़ी पी लेता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस। तभी मृगांक को एहसास हुआ कि उसे मनस्वी और अपने मम्मी पापा के साथ घर जाना है। अगर वो शराब पी लेगा तो मनस्वी उसके साथ सहज महसूस नहीं करेगी और साथ ही पापा भी गुस्सा करेंगे। अपनी झेप मिटाते हुए वह बोला, ओह मैं समझ गया, मैं अगर शराब पी लूँगा तो तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे भी जीना चाहें आपकी मर्जी है। आई नो, मगर मुझे भी तो तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं अब बिस्की नहीं पीऊँगा। नहीं मेरे लिए आप क्यों? इट्स ओके मनस्वी जी, मुझे पहले ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मेरी वजह से किसी को भी किसी बात की परेशानी ना हो। मृगांक ने वेटर को पास बुलाया और विस्की का गिलास उसकी ट्रे में रखकर एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगा। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप। इट्स ओके, यू डोंट फील बैड। ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ध्यान नहीं रहा। अब अगर तुम इस तरह से उदासा चेहरा बनाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा मुस्कुराओ ताकि इस पार्टी की रौनक बढ़ जाए। मनस्वी के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा। डांस फ्लोर पर सब डांस करने लगे। कुछ देर बाद मृगांक ने भी मनस्वी से पूछा, मैं आई डांस विद यू? मुझे नहीं आता डांस करना। कम ऑन मनस्वी, अब बहाना मत बनाओ। नहीं मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मुझे सच में ऐसा डांस नहीं आता। अब तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए विस्की नहीं पी, तो क्या मेरे लिए तुम मेरे साथ डांस भी नहीं करोगी? मगर सचमुच मुझे इस तरह का डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। मृगांक मनस्वी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। मृगांक के थोड़ा सा सिखाने पर मनस्वी जल्दी ही उसके साथ डांस करने लगी। मनस्वी की माँ उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी।
वहीं मृगांक के मम्मी पापा अपने बेटे के बदलते स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। देर रात तक पार्टी चलती रही। अपनी मम्मी की तबीयत का ख्याल करते हुए मृगांक ने पार्टी खत्म होने के पहले ही अपने पेरेंट्स और मनस्वी के साथ उसकी मां को घर छोड़ दिया। मनस्वी के साथ गुजरी ये शाम मृगांक की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। सुबह उठकर मृगांक बैंक जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके पास उसकी माँ आई। माला जी को देखकर मृगांक बोला, गुड मॉर्निंग माँ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और कल की सरप्राइज पार्टी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। क्या मम्मी, मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपकी और पापा की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप दोनों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। हाँ मम्मी, कल की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। कल का वक्त मेरे लिए यादगार है। और जो वक्त मनस्वी के साथ गुजारा वो कैसा था? माला जी की बात सुनकर मृगांक चुप हो गया। तुम अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैंने आपसे क्या छुपाया है? अच्छा, कुछ नहीं छुपाया। तो कल मैंने जो कुछ भी देखा वो क्या था? क्या तुम मनस्वी को पसंद करते हो? वो मम्मी, वो ऐसा है। क्या वो ऐसा ऐसा कर रहा है? बताना मुझे, क्या बात? मम्मी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो तू अब अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगा? ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मत बता। मैं कौन होती हूँ भला तुझसे कुछ पूछने वाली? मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। तू जी अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे, मैं अब तुझसे कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर माला जी उठकर जाने लगीं तो मृगांक ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास दोबारा बैठा लिया। मम्मी, आप तो नाराज़ हो गईं। प्लीज़ बैठिए ना। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। आई एम सॉरी अगर आपका दिल दुखा हो तो। माला जी फिर से बैठ गईं तो मृगांक प्यार से उनका हाथ पकड़कर बोला, पता नहीं माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। मनस्वी का उदास चेहरा देखकर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। पहले उसके बोलने से, घर आने से मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।